जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था हमारी राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स स्पेशली साउथ इंडिया को लगा कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है। तमिलनाडु को लगा कि अगर हिंदी पूरी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और उनके लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स या दूसरे अपॉर्चुनिटीज में डिसएडवांटेज मिलेगा। उसको भी एक आम तौर पे बात करने का एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया। गलती से कैसा होता है? गलती आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूर ही था आपका। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Beggars. North Indian beggars. Why we will You speak in people are North Kannada? Indian beggars. Why are come to Karnataka? This wait. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Okay. यह सोचने की बात यह है कि हमेशा से ये बोला जाता है कि साउथ के जो लोग होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ के लोग वो थोड़े काम होते हैं, लेकिन हमेशा से ये जो बातें हैं ना ये सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटका या बैंगलोर से ही क्यों आती है। चाहे वो किसी ऑटो ड्राइवर की हो या किसी रेस्टोरेंट में किसी वेटर की हो या नॉर्मल पब्लिक में किसी के साथ नॉर्मली कन्वर्सेशन का ही मामला क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैंग्वेज का इशू इंडिया के लिए इतना बड़ा क्यों बन गया और कैसे बन गया। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। इंडिया एक ऐसी जमीन जहां हर कदम पर रंग बदलती भाषाएं मिलेंगी, जहां हर गली में एक नया बोल सुनाई देगा। यही तो हमारी शान है, डाइवर्सिटी। लेकिन इस शान ने कई बार लैंग्वेज वार का रूप भी ले लिया है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। चलिए इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था हमारी राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। एक तरफ हिंदी के प्रोपोनेंट्स थे जो उसे देश की यूनिटी का सिंबल मानते थे क्योंकि उसके स्पीकर सबसे ज्यादा थे। दूसरी तरफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स स्पेशली साउथ इंडिया को लगा कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लैंग्वेज पर भारी बहस हुई। फाइनली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाया गया और साथ साथ इंग्लिश को भी 15 साल तक यूज करने की परमिशन दी गई। इसका मतलब कि इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू करेगी। ये एक कॉम्प्रोमाइज था, यानी कि एक समझौता था, एक साझेदारी थी ताकि सबको टाइम मिल सके एडजस्ट होने का। ये तो कहानी की शुरुआत थी। सबसे वायलेंट फेज 1960s में आया, स्पेशली तमिलनाडु में देखा गया। साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे मतलब खास तौर पर तमिलनाडु को लगा कि अगर हिंदी पूरी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा और उनके लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स या दूसरे अपॉर्चुनिटीज में डिसएडवांटेज मिलेगा। तमिलनाडु में एंटी हिंदी एजिटेशन इतने तेज हुए कि केसेस ऑफ सेल्फ इमोलेशन तक हुए। डीएमके जैसी पार्टीज ने इस मूवमेंट को लीड तक किया। इस मैसिव पब्लिक आउटरीच के बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट लाया गया जिसने इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप बना दिया, यानी कि उसको भी एक आम तौर पे बात करने का एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। इससे साउथ इंडिया को काफी राहत मिली। इंग्लिश काफी हद तक एक लिंक लैंग्वेज बन गई थी नॉर्थ और साउथ के बीच में। इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए 1968 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया। इसके अकॉर्डिंग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स विल टीच हिंदी, इंग्लिश एंड 1 इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम साउथ। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स विल टीच देयर रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। थ्योरी में तो ये फॉर्मूला अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिस में इसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत अनइवन थी। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस काफी कम पढ़ाई जाती हैं, जबकि साउथ इंडिया में हिंदी और इंग्लिश कॉमन है।
इसलिए ये फॉर्मूला कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज भी लैंग्वेज वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जब एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तब उसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर जोर दिया, लेकिन कुछ स्टेट्स को फिर से लगा कि हिंदी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग के इंपॉर्टेंस के साथ इस पर फिर से डिबेट्स और प्रोटेस्ट हुए। आज भी नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच या स्टेट्स के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर भाषा एक मुद्दा बन जाती है। कभी कभी लोकल्स रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एम्प्लॉयमेंट के बेस बनाते हैं, जिससे माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज के प्रमोशन को लेकर काफी मूवमेंट्स हुए हैं। हिंदी आज भी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में लिंगुआ फ्रैंका यानी कि आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन साउथ इंडिया में इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेजेस ही डोमिनेट करती हैं। बॉलीवुड फिल्म्स ने हिंदी को अक्रॉस इंडिया पॉपुलर किया है, लेकिन फिर भी हर स्टेट्स अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहता है। अब आते हैं इस मुद्दे पे, व्हाई दी वॉर, इस युद्ध के पीछे क्या कारण है भैया। देखो, भाषा एक कम्युनिकेशन की मीडियम नहीं है, ये लोगों की पहचान, उनकी संस्कृति और उनकी लेगेसी से जुड़ी होती है। इसलिए लोग अपनी भाषा पर गर्व करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। पॉलिटिशियंस अक्सर इस मुद्दे को अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज करते हैं। भाषा के नाम पर लोगों को भड़काना आसान हो जाता है। स्मॉल लिंग्विस्टिक ग्रुप्स या रीजनल लैंग्वेज स्पीकर्स को हमेशा एक बड़ी या डोमिनेंट लैंग्वेज से अपनी आइडेंटिटी खो देने का थोड़ा डर रहता है। लोगों को लगता है कि डोमिनेंट लैंग्वेज उन्हें बेहतर जॉब्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देगी, या अगर उनकी भाषा इग्नोर हुई तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। देखो, जो भी हो, साउथ के लोग हो या नॉर्थ के लोग, सबको एक बात समझनी चाहिए, वी ऑल आर इंडियंस। हम सबको यूनिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर के और भी ऐसे देश हैं जहां कोई छोटे मनमुटाव के चक्कर में वो देश डिवाइड हो गए और उनके कई हिस्से हो गए। तो हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे वी आर वन।